हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में आज का ऑडिट डे है 8 और आज का टॉपिक है चैप्टर 8 यानी कि ऐसे 300 और ये जो चैप्टर है इसके बारे में पहले थोड़ा बता दूं। इसमें मोस्टली प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की बात होगी। ओके, जैसे आपने पढ़ा भी होगा तो उससे एंड आज तक के एनालिसिस के हिसाब से जो लास्ट 2 अटेम्प्ट है उसमें इसमें से सिर्फ 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। पर उससे पहले इसमें 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आता है। ओके, तो इस बार भी चांसेस है कि इसमें ज़्यादा ही मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए का। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है ऐसे 200 का, 300 का। ओके, उसके बारे में पूरा बताया। सबसे पहला, हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? और प्रिंसिपल, व्हाई वी नीड प्लानिंग। प्लानिंग हमें हेल्प करता है अटेंशन पाने में, यानी कि डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन ऑन इम्पॉर्टेंट एरियाज। जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज है उनको अटेंशन देने में कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा कवर करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स प्रॉम्प्टली, यानी कि जितने भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई कर लेना और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है उसको चेक करना। अटेंशन में उस एरिया को हम ज़्यादा चेक करेंगे और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमें मिल जाएंगी उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सके वो चेक करेंगे। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, यानी कि टाइम और क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन करता है। अगर हम पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रख ले। कोऑर्डिनेशन, हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली कि क्या क्या वर्क किस किस को डिवाइड देना है और वो प्रॉपरली किस के हिसाब से कोऑर्डिनेट करेगा या किस तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, यानी कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ एक्सपर्ट एंड कंपोनेंट ऑडिटर्स। मैनेजमेंट डायरेक्ट सुपरव्यू एंड सुपरवाइज एंड रिव्यू द टीम वर्क। इजीली इसमें मैनेजमेंट हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि कौन से बंदे को कौन सा काम मिला था एंड उसने अभी तक हमें रिपोर्ट दी है कि नहीं। एंड टीम सिलेक्शन, यानी कि किसी काम के लिए हमें कितने मेंबर या टीम के जने लगेंगे। ओके, तो सिंपल 6 पॉइंट्स हैं बेसिक प्रिंसिपल्स के, यानी कि कोर प्रिंसिपल क्या है मैनेज प्लानिंग करने का। 6 पॉइंट्स में याद रखो। सबसे पहले अटेंशन, इंपॉर्टेंट एरियाज को हम ज़्यादा चेक कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले से ही टाइम मिल जाएगा। एफिशिएंसी, टाइम सेविंग। कोऑर्डिनेशन, यानी कि सारे टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो जाएगा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इजी टू मैनेज हो जाएगा ऑडिट को। एंड टीम सिलेक्शन, कितने हमें मेंबर्स या टीम चाहिए चाहिए होगा तो वो हो जाएगा। प्लान मस्ट बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड मस्ट बी रिवाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। प्लानिंग सबके लिए सेम नहीं होगा। जो भी बिजनेस है, क्लाइंट का बिजनेस है या उनका और उनके जो भी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से प्लानिंग रेडी होता है। सबके लिए सेम प्लानिंग यूज नहीं होता। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करके रख लो। ओके, देन आता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट प्रीक्यूजिस्ट प्रायर टू द रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले क्लाइंट रिलेशनशिप, सबसे पता करो कि क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस और क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि ऑडिटर के साथ काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं या काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उस केस में पहले क्लाइंट के बारे में जानो कि क्लाइंट का कोई इसमें रीजन तो नहीं है कि वो इस वजह से हमारे साथ काम करना चाह रहा है या किसी तरीके का फ्रॉड करने का वो तो नहीं है, सोच तो नहीं रहा। एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर जो भी लगेंगे एंगेजमेंट के लिए उसको अप्लाई कर लो। देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इवैल्यूएट वेदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इंडिपेंडेंसी बन रही है ऑडिटर की इनकी नहीं। आइडेंटिफाई थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर कोई थ्रेट है इंडिपेंडेंस का तो उसे पता करो। इवैल्यूएट ब्रीचेस ऑफ फर्म्स पॉलिसीज, फर्म की पॉलिसीज के हिसाब से जो भी ब्रीच होने के चांसेस उसको चेक करो और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन रहता है उस थ्रेट को रिमूव करने के लिए वो अप्लाई करो। एथिकल के हिसाब से सबसे पहले चेक करो कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंसेस है कि नहीं। अगर किसी तरीके का थ्रेट हो सकता है तो उसको आइडेंटिफाई करो। इवैल्यूएट करो कि फर्म की पॉलिसीज के हिसाब से वो थ्रेट
एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उस पे एक्ट करो और उस थ्रेड को एलिमिनेट करो एक्सेप्टेबल लेवल तक। लास्ट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैब्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म। जो भी के टर्म्स है, कंडीशंस है, उसको एक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, डिस्कस करो, एंड देन उसका एक लेटर क्रिएट करके जो है मैनेजमेंट को भी भेजो, ताकि आगे चल के कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओके, 3 पॉइंट्स, क्लाइंट रिलेशनशिप, एथिकल और टर्म एंड कंडीशन। क्लाइंट रिलेशनशिप में पता करो कि जो प्रोसीजर्स और एक्सेप्टेंस और कंडीशंस लगते हैं वो प्रॉपरली क्लाइंट के साथ लगे हैं कि नहीं, और जो भी स्पेसिफिक प्रोसीजर इंपॉर्टेंट होता है वो एंगेजमेंट का वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। दूसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कोई भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स का नॉन कंप्लायंस ना हो। अगर कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है तो उसको इवेलुएट करो, चेक करो कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं एंड है, तो उसके बाद उस पर एक्शन लो और उसको एलिमिनेट करो। लास्ट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में सिंपल है कि एक जो भी आपके और क्लाइंट्स के बीच में डिस्कशन होगा, उसका एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बना लो कि आगे चल के हमें क्या क्या काम अलॉट हुए हैं, और उसका एक जो कॉन्फ्रेंस लेटर है उसको मैनेजमेंट को भी भेजो, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देन स्टैब्लिश द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। ओवरऑल एट स्ट्रैटेजी कैसे स्टैब्लिश होगी? सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। सबसे पहले स्कोप, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइनिंग द एंगेजमेंट। देन रिसोर्सेस, हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, उसके हिसाब से जो है रिसोर्सेस को अलोकेट करो। प्रिलिमिनरी रिजल्ट, जब स्टार्टिंग है कंसिडर प्रीवियस एक्टिविटी एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी स्टार्टिंग में वर्किंग चल रही है, चेकिंग चलती है, उसके रिजल्ट्स को चेक करो, और जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस है उससे चेक करो। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी डिटेल आती है, जो भी प्लानिंग, टाइमिंग और कम्युनिकेशंस होता है, उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करो, ताकि किसी भी तरीके की मिस्टेक्स छूट ना जाए। एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर, कंसीडर फैक्टर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग टीम एफर्ट्स। वो फैक्टर जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम को डायरेक्ट करने के लिए, तो उसको भी कंसीडर करो। 5 पॉइंट्स है स्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी में: स्कोप, रिसोर्सेज, प्रिलिमिनरी रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी वर्सेस प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है? द विजन ऑफ द ऑडिट स्ट्रैटेजी इज सेट द बोर्ड ओवरऑल अप्रोच ऑफ ऑडिट। इस स्ट्रैटेजी में पूरा एक ब्रॉड लेवल का है, एंड इसमें पूरे ऑडिट की अप्रोच आ जाती है। इसमें से हम स्कोप, डायरेक्शन और टाइमिंग का पता करते हैं। एंड एड्रेसेस द मैटर आइडेंटिफाइड इनिशियल असेसमेंट। स्टार्टिंग के जो प्लानिंग टाइम होता है उसमें जो भी चीजें मिलती है उसके हिसाब से इसमें कैसे एड्रेस किया जाएगा उन चीजों को, उनको चेक किया जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, डिस्क्राइब हाउ स्ट्रैटेजी इज इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे मेंशन होता है कि स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी, ज्यादा डिटेल्ड में होती है। लाइक मतलब स्ट्रैटेजी तो एक ब्रॉड लेवल पे है, पर यहाँ पे जो है ज्यादा डिटेल में चीजें लिखी होती हैं। एंड इंक्लूड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर। हर प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट भी इंक्लूड होता है। सिंपल स्ट्रैटेजी जो है ब्रॉड यानी कि एक ओवरऑल कवरेज होता है, जिसमें स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन पता होता है कि क्या करना है, कब करना है, और कौन डायरेक्ट करेगा इसमें। और इसमें जो इनिशियल असेसमेंट्स होते हैं उनको एड्रेस कैसे करा जाए वो लिखा होता है। लेकिन प्लानिंग जो है वो बिल्कुल प्रॉपर कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रैटेजी को, वो मेंशन होता है। उसमें बिल्कुल डिटेल्ड में स्ट्रैटेजी लिखी होती है, और हर एक ट्रांजैक्शन और प्रोसीजर के नीचे टाइमिंग एक्सटेंट मेंशन होती है। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। देन उसका डेवलप द डिटेल्ड ऑडिट प्लान। डिटेल्ड ऑडिट प्लान कैसे बनेगा? सबसे पहले रिस्क असेसमेंट, फेदर ऑडिट प्रोसीजर एंड कंप्लायंस यानी कि अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये 3 है। रिस्क असेसमेंट यानी कि नेचर, टाइम, एक्सटेंड ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान हुआ है उसकी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड पता करो। फेदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करो। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से अगर कोई रिस्क निकल के आता है तो उस पर फेदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, ताकि उसको कम किया जा सके, एंड वो भी कम पड़ जाता है तो देन कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ। स्टैंडर्ड्स को चेक करो, जिससे क्या है उसको खत्म किया जा सके, या तो एक्सेप्टेबल लो लेवल तक लाया जा सके। ओके, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ
डायरेक्शन ऑफ सुपरविजन एंड रिव्यू, यानी कि किससे कि कौन से नीचे टाइम एक्सटेंड से हम डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू का पता करें। सबसे पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि किस तरीके से हर एक रिसोर्सेज को हर एक एरिया में डिवाइड किया जाए, यानी कि किस हमारे पास अगर 10 लोग हैं तो हम हर 10 लोगों को किस तरीके से काम दे कि हमारा ऑडिट और ज्यादा इजी हो जाए। सबसे पहले साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी चेक करो, किसी एंटिटी की साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। एरिया ऑफ ऑडिट, कोई एक्सपर्ट है किसी स्पेसिफिक एरिया में तो उसको वो एरिया दे दो ताकि वो काम जल्दी और इजीली हो जाएगा। रिस्क प्रोफाइल, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेकमेंट, अगर किसी में जो ज्यादा रिस्की है वहां पे सीनियर लेवल और एक्सपर्ट लेवल को रखो, और जो कम रिस्की वाला है और नॉट इम्पोर्टेंट एरिया वहां पे आर्टिकल्स और छोटे मैनेजर्स को रखो ताकि वो उस काम को इजीली कर ले। टीम कैपेबिलिटी, हमारे पास जो टीम है उसके हर एक बंदे की कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या क्या काम इजीली कर सकता है, उसको उस बेसिस पे डिवाइड करो। तो ये 4 पॉइंट्स है रिसोर्स मैनेजमेंट के, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, टीम कैपेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल। ओके। डायनेमिक लूप, चेंज इन प्लानिंग, अगर चेंज करना होता है तो न्यू इन्फॉर्मेशन, तो कैसे होता है, देखिए ये बिल्कुल लूप है। सबसे पहला न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, इफ अनएक्सपेक्टेड होती है या फिर चेंज इन द कंडीशंस होते हैं, तो उस केस में आपको रिस्क असेसमेंट रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से रिस्क इवेलुएट करना पड़ेगा, उसको इवेलुएट करो एंड देन चेक करो, जो स्ट्रेटजीज और प्लान्स है उनको मॉडिफाई करो। पहले नई इन्फॉर्मेशन मिली, देन रिस्क रिवाइज हुआ, देन उसके बाद स्ट्रेटजी और प्लान रिवाइज होते हैं, और फिर जो भी न्यू प्रोसीजर होता है वो डिसाइड होता है। और अगर फिर से नई रिस्क इन्फॉर्मेशन मिलती है देन वही रिस्क साइकिल चलती रहती है। ओके। प्लानिंग को करने का सिंपल 4 पॉइंट्स में है, न्यू इन्फॉर्मेशन, रिवाइज रिस्क, मॉडिफाई स्ट्रेटजी एंड प्लान्स एंड देन न्यू प्रोसीजर्स। ओके। Audit program. A series of verification process to be applied to financial statement. एक सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई की जाती है to obtain sufficient and appropriate audit evidence to express informed opinion, यानी कि informed opinion को confirm करने के लिए उससे रिलेटेड sufficient appropriate audit evidence कलेक्ट करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम को अप्लाई किया जाता है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल द ऑडिट टीम, एक तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि ऑडिट टीम को कैसे वर्क करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोबस्ट ऑडिट प्रोग्राम, सिंपल रोबो यानी कि ऑडिट प्रोग्राम को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो वही है। पहला स्कोप, यानी कि पता करो क्या लिमिटेशंस है, स्कोप्स हैं। देन एविडेंस को आइडेंटिफाई करो, बेस्ट जो अप्लाई ओनली यूजफुल स्टेप्स। यूटिलिटी, यानी कि स्टेप्स को अप्लाई करो जो इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव, जो भी जिस जिस ईच हर एरिया का, यानी कि अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव था हमारा तो वो कंप्लाई हुआ कि नहीं, फिक्स एसेट से रिलेटेड था तो वो पूरा हुआ कि नहीं, उसको चेक करो। एरर स्कैनिंग, कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, क्या क्या एरर्स आ सकते हैं वो सब चेक करना होता है ऑडिट प्रोग्राम में और उसको कंसिडर करना होता है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट विद रिलेटेड प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेट, यानी कि रिटर्न प्रोग्राम, हर एक चीज को एक रिटर्न में रखो। ओके, ये 7 पॉइंट थे जो ऑडिट प्रोग्राम को रिवर्स करने में यानी कि यूज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला स्कोप्स, एविडेंस, यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एरर ऑफ स्कैनिंग, कोऑर्डिनेशन एंड देन फॉर्मेट। ओके। देन सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या क्या हो सकती है, तो ये तो पता होगा, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट की स्टेटमेंट, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, सब्सिक्वेंट एक्शन, कुछ नई नई चीजें होती रहती हैं तो वो, मिनट, सब्सिडरी रिकॉर्ड्स, डाटा इंटरप्रिटेशन और इंटरनल कंट्रोल। तो ऐसे करके ये यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हैं, कोई भी 4 5 याद कर लो। ओके। तो ये तो वैसे भी आपको याद रहेगा, सोर्स ऑफ एविडेंस यानी कि कहाँ कहाँ से एविडेंस आ सकते हैं, थर्ड पार्टी से आ सकते हैं, मैनेजमेंट की स्टेटमेंट होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन होता है, रिकैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, अरिथमेटिकल एंटिकल प्रोसीजर्स, ये सब मिनट्स होते हैं। ओके। ये सारे डेटा हाउस होते हैं। डबल एंगेज स्वॉट, इवेल्युएटिंग प्रोग्राम्स, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, टोटल पर्सपेक्टिव वर्क होता है, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है असेसमेंट की, गाइड्स होता है कि आगे चल के कैसे और वर्क करना है, एंड एविडेंस जो है लीगल डिफेंस क्रिएट करते हैं।
लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये पूरा मैकेनिकल वर्क हो जाता है, यानी कि जिसको जो दिया गया उसको उतना ही चेक कर लेगा, अपने हिसाब से कुछ चेक नहीं करेगा। रिगिड और इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि एक फ्लो ही चलता जाता है, हम उसको फिर चेंज करना इजी नहीं होता। शेल्टर ऑफ इन इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स, एक एक इनएफिशिएंट असिस्टेंट है, यानी कि एक बंदा है जिसको इन्वेंटरी के बारे में नहीं पता, तो हमने जितना सिर्फ बताया सिर्फ उतना ही उसने देखा, तो इस केस में उसकी जो एफिशिएंसी है वो हमें पता नहीं चलती, क्योंकि वो होता है कि मेरे को इतने ही इंस्ट्रक्शंस थे। ओके, स्किल्स इनिशिएटिव एंड एफिशिएंट असिस्टेंट्स, यानी कि जो इनिशिएटिव एफिशिएंट सी होती है असिस्टेंट्स की, वो इस यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि एक प्रॉपर प्लान हो गया तो एक फिक्स फॉर्मेट हो गया और सामने वाले को सिर्फ वही फॉलो करना पड़ जाता है। ओके, और लास्ट स्ट्रेटेजी केस ये खत्म हो गया। इस हम की गेट कीपिंग यानी कि स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी से, मैक्रो स्ट्रेटेजी यानी कि स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, देन माइक्रो प्लान, मैक्रो स्ट्रेटेजी, प्लान, नीचे टाइमिंग एक्सटेंड, देन एग्जीक्यूशन एंड फाइनल में रिजल्ट। एंड opinion is only as strong as the planning and evidence that it support. ओके, तो यही था पूरा ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो हर अटेम्प्ट से एक दो क्वेश्चन लेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेंगे। मेंशन द मैटर दैट शुड बी जनरली बी कंसिडर while preparing audit program. Is CAP is correct engaging the different audit program for time limited? हाँ देखो, हर प्रोग्राम, हर अगर हम कोई भी प्रोग्राम रेडी कर रहे हैं तो उस केस में हर कंपनी का नेचर, एंटिटी और उसकी इन्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए, उसका टाइमिंग, साइज कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग क्रिएट करते हैं। और सीएपी शायद इसमें कह रहा होगा, बट सीएपी इज ओपिनियन दैट term is not useful audit of time limited, शायद इसमें क्या है कि as a author of time limited and bank bake limited, volume of nature business, both companies are internally different. CR engagement partner support bake limited, CAPI is the engagement partner of time limited. CR formulated audit program for conducting audit bake limited, he suggests CAP to use the same, वो कह रहा है कि सेम यूज कर लो, तो नहीं, सेम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो फॉलोइंग मैटर शुड बी जनरली while preparing audit program, scope and limitation, written audit programs, setting forth procedures, determining evidence reasonably available, do steps and procedures which are useful for recommendation and verification purpose, include audit objectivities, consider all possibility errors, and coordinate with applied related items, यानी कि जो जो चीजें होनी चाहिए, scopes and limitations चेक करेंगे, written audit program इन्वॉल्विंग वन ऑडिट, यानी कि ये सारे पॉइंटर्स हैं, तो सारे एरर्स को कंसिडर करना होता है प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए, रिटर्न प्रोग्राम में प्रोसीजर्स अप्लाई करने होते हैं। देखो सिंपल है, स्टार्टिंग से देखो, सोचो कोई एंटिटी मिली है तो उसके सबसे पहले एरर्स को कंसिडर करो कि उसमें एरर्स हो सकते हैं कि नहीं, रिलेटेड आइटम्स जो है वो चेक करो, स्कोप्स एंड लिमिटेशंस, रीजनेबल एविडेंस, और वो स्टेप एंड प्रोसीजर्स जो इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन में आती हैं। इन्वॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस, एक ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेस के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं होता है, ठीक है, ये तो सिंपल है, आपको पता है उसके नेचर, साइज और कंपोजिशन के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। ओके, इंटरनली कंट्रोल्स, एग्जैक्ट वगैरह वगैरह थी, ये सारी चीज पॉइंटर्स हैं, ये आप कंसिडर कर सकते हो, और मेंशन क्या है, सीएपी करेक्ट है और वो कर सकता है। ओके, सिंपल है, रीड करोगे समझ आ जाएगा, नहीं आता है तो पूछ सकते हो। देखो 4 नंबर का ये आया था, देन 3 नंबर का 7 नंबर, और फिर उसके बाद 7 4 11 11 नंबर का आया था। ओके, तो मई 24 में ही, ओके, तो इस बार भी चांसेस है कि अब इसके ज्यादा है, क्योंकि उसके बाद मई और सितंबर में 3 या 4 नंबर का ही आया था। ओके, give example of factor that in the auditor's profession judgment are significant directing engagement team efforts, engagement team के efforts को कंसिडर करते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंज रिपोर्टिंग एंड अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट्स। Consider factor auditor profession judgment as significant in directing the engagement team.
एंगेजमेंट टीम को क्या क्या करता है? द ऑडिटर शुड नीड डायरेक्ट एफर्ट्स engagement team towards matters that is the profession judgment signal timely identification of the matters transaction account balance disclosure। तो इसमें ना पता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, मतलब कि डायरेक्ट कोई पॉइंटर्स उठा के डाल दिया और उसको बिल्कुल यहाँ पे थोड़े से ना खुद से मेंटेन करना, जैसे यहाँ पे उन्होंने लास्ट में फ्यू एग्जांपल्स पूछ लिए। सबसे पहले इन्होंने पूछा ऑर्डर के एग्जाम उसके क्या क्या लगता है, तो उसमें प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन करना होता है मटेरियल्स अकाउंट्स बैलेंस डिस्क्लोजर्स के, और ऑडिट स्ट्रेटेजी जानना होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा क्योंकि देखो चैप्टर 2 ऐसा है, उसमें कई सारे पॉइंटर्स और सारे ऑलमोस्ट सेम सेम है क्योंकि प्लानिंग और प्रोसीजर के बारे में बात करता है सब जगह। तो उसके थोड़े पॉइंटर्स को आपको रीड करना पड़ेगा, एंड देन ये पूरा एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स आपको सेल्फी क्रिएट करके लिखने पड़ेंगे। ओके, उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्या है कि risk of CAE is auditor of LM Limited before commencing with current year's audit. He initiated planning for audit. Planning includes the needs to consider certain matters prior to identification and assessment of risk. तो रिस्क असेसमेंट मटेरियल के बारे में बात करते हैं, यानी कि नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। So, planning include the needs consider certain matters prior to identification and assessment of risk material misstatement. Eliminate the such matter. यानी कि जहाँ भी पूछा जाए आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क मैटर, वहाँ ऑडिट नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग आ जाता है। क्योंकि सिंपल है, एंटिकल प्रोसीजर लगाओ, जनरल अंडरस्टैंडिंग, डिटरमाइन द मटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क प्रोसीजर। देखो यहाँ भी कोई भी आपको उसमें से वर्डिंग्स नहीं मिलेगा जल्दी, तो इसके लिए या तो हम एक बार वो चेक कर सकते हैं, सारांश चेक कर सकते हैं। ओके, पॉइंटर से वो चेक कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। और ओके, तो ये सारांश है और एंगेजमेंट क्वालिटी ये रहा। ठीक है, देखो इसमें देखो 300 की बात किया सबसे पहले, देन फिर इसमें वो पॉइंट बेनिफिट्स की बात किया, मैटर्स टू बी इंक्लूड इन द नीड्स टू कंसीडर एंटी का प्रोसीजर रिस्क ऑब्टेन्ड, ये वाला पॉइंट है। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, यही चीज है इसमें आएगी। तो मैं कहूँगा कि आप सारांश अगर देखो चैप्टर 1 2 ऐसे है ना, तो इसको सारांश में से एक बार रीड कर लो, क्योंकि देखो ये चीजें है ना जो आईसीआई के नोट्स होते हैं, अब देखो पूरे मॉड्यूल आप रिवाइज करोगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन जो ये पीडीएफ है ना ये बहुत इजी है, एंड इसमें देखो हर चीज का एक शॉर्ट में मिल जाता है। ठीक है, प्रीमियम एंगेजमेंट एक्टिविटी इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आता है, और थोड़े पॉइंटर्स मिल जाते हैं जो आप डायरेक्टली उठा के लिख सकते हो, आपको कहीं और से देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और सफिशिएंट पॉइंटर्स होते हैं, यही सेम टू सेम उसमें भी मोस्टली मेंशन होते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, चेंज इन द प्लानिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ टाइमिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से इसको करोगे तो ये सारांश वाले पॉइंटर्स को उठा के लिख सकते हो। ओके, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? ठीक है, 1 2 3, ये नीचे की बात करता है कि कंटिन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस क्या होता है। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है डिस्कस द पॉइंट विच पार्टनर विल एक्सप्लेन टू हिज टीम इन दिस रिगार्ड बिटवीन द स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। रिलेशनशिप बताना है स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बारे में। देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो रिलेशनशिप बताना है कि
ओवरऑल अप्रोच वगैरह क्या होता है कि स्ट्रेटेजी ब्रॉड अप्रोच है, लेकिन प्लानिंग जो है डिटेल्ड अप्रोच है। इसमें स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन कवर होता है। प्लानिंग में नीचे टाइमिंग एक्सटेंड कवर होता है, डिटेल्ड और ठीक है, ये उसका रिवर्स हो गया। यानी कि रिलेशनशिप या कॉम्बिनेशन बता सकते हो, और वही 4-5 पॉइंट है वो लिख सकते हो। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ इसमें पूछा था describe how the process of establishment of overall audit strategy will assist him in managing development in the human resource को कैसे मैनेज करा जाए, वो वाली पॉइंट है। यानी कि साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वाली पॉइंट है कि किस हिसाब से हाई रिस्क की एरियाज के हिसाब से, और कट ऑफ डेट, और इसके बाद अमाउंट ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, जो मैंने चार चार या पांच 4 पॉइंट्स थे। और उसके बाद की कट ऑफ डेट्स, यानी कि ऑडिट स्टेज, रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड एंड रिसोर्सेज विल बी मैनेज आर एक्टिंग्स पर, यानी कि जो वो 4 पॉइंट थे ना यहाँ पे, ये वाले कि साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, रिस्क प्रोफाइल और टीम कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर, ये 4 पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो भी आपका आंसर सही है। केस वगैरह में से कुछ नहीं लिखना है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है, सितंबर 24 का ही है। इवेलुएट द डिसीजंस ऑफ ऑडिट मैनेजर्स विथ यूज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि जो मैनेजमेंट के डिसीजन है उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम के बारे में लिख दो थोड़ा बहुत, एंड देन उसके बाद केस उठा के लिख दो। तो ये कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का है। पहले ऑडिट प्रोग्राम मेंशन कर दो, क्योंकि इसमें ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड पूछा है, तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में बता दो, एंड देन केस उठा के लिख दो, एंड देन उससे रिलेट करके जो भी आपका कंक्लूजन बनेगा वो लिख देना। जैसे इसमें क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन ऑडिटिंग द बुक्स of Kali Limited for the past 3 years. The company has recently made the major changes in the business policies. We're planning to start the audit for the fourth year. For the financial year 24-25, the audit manager of the firm, as per the routine practice, handed over the previous year audit program as it the audit team with instruction, यानी कि पिछले साल का ऑडिट प्रोग्राम दे दिया। एंड फ्रैंकली द सेट ऑडिट प्रोग्राम, यानी कि बस हम पिछले साल का यूज नहीं करना है, उसको अपडेट भी करना है अगर इस साल कुछ चेंजेस होते हैं तो। ठीक है, नॉट ओनली टू लिस्ट द टास्क कैरिड आउट, ऑल्सो द कंटेंट द रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन, सिर्फ टास्क नहीं लिखे होने चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। नॉट ऑफिशियली एंगेज विद द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल से डायरेक्टली एंगेज नहीं होना चाहिए। तो इन सिचुएशंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पिछला दिया था, देन ऑडिट मैनेजर विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोग्राम रूटीन इन द करेक्ट, नॉट करेक्ट, यानी कि पिछला डायरेक्ट उठा के दे देना, इस करेक्ट नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वगैरह भी करने चाहिए। ओके, इसी तरीके से है, थोड़ा सा इसको रीड करो, थोड़ा ये लाइक मतलब ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, पर इसके ना कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर टाइप कई बार साउंड करते हैं, तो उस कारण से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, यहाँ क्या है, डिजिटल डाटाबेस स्विमिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड विद द प्लान्ड सीएपी विल बी लाइन ऑफ ऐसे 300 रिलेट करना है। ओके, प्लानिंग के बारे में ऐसे 300, वही ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग पूछ लिया। ओके, ओवरऑल एडिट स्ट्रेटजी इन गिवन सिचुएशंस वगैरह दिए हैं, एंड देन यहाँ पे ऑडिट प्लानिंग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कर लिया। ठीक है, ये सब रीडिंग वाली चीजें हैं। ओके, एक बार पढ़ोगे ना तो आपको कई पॉइंटर्स ना निकल के आएंगे। स्टार्टिंग के नॉर्मल पॉइंटर्स में आपको क्या लिखना होगा, प्लानिंग का स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन पता करता है। स्ट्रैटेजी में क्या करता है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन पता करता है। ओवरऑल ब्रॉड लेवल का और जो है की रिसोर्सेस चेक करता है। लेकिन वही प्लानिंग में आ जाता है तो नीचे टाइम एक्सटेंड चेक करता है, डिटेल्ड स्ट्रेटजी मेंशन होती है, और इंस्ट्रक्शंस मेंशन होते हैं कि कैसे करना है। ओके, यही चीज है। उसके बाद केस आता है, उससे रिलेट करके लिख दो। ठीक है, उसके बाद जैन 25 का क्वेश्चन है, ऐसे ही रीड करके आप कर सकते हो। जैन 25 में भी आई थिंक दो और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया था। मई 25 में भी एक ही क्वेश्चन आया 4 नंबर का, और सितंबर में आई थिंक सितंबर में भी एक ही क्वेश्चन था, वो शायद ऐड करना रह गया है। ओके, गिव एनी 4 इंस्टेंट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, वो आ जाता है, एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कोई ऐसे वो नहीं है। लिखो, देखो पहली बात तो हर जगह अलग अलग क्वेश्चन आया है, कोई भी सेम नहीं है। ओके, ये तो सिंपल है।
इसका मतलब आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो इनमें से कोई छोड़ के ही आने वाला है मोस्ट टाइम। लेकिन कुछ पॉइंटर्स हमेशा वहां से चेंज रहेंगे। ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग, ये दोनों की डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स यानी कि इसका रिलेशनशिप वगैरह याद रखनी। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप अगर मैं कहूँ इन दोनों की चीज में क्या याद रख लो, आगे ये रहा, ये वाले पॉइंटर्स याद रखो। इससे आप पता है डेफिनेशन भी बना लोगे इनकी और इसके रिलेशनशिप भी बता लोगे। और जहां भी ये क्वेश्चन दिखे वहां पे मोस्टली में देखो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के अगर बात करता है तो इनको लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, तो इजीली वो कंसिडर होगा। एंड प्रिलिमिनरी के बारे में ये चीजें पॉइंट है, ये लिख दोगे। और इसके अलावा आई थिंक और कहीं से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, एक ये था क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही बताया साइज कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। इस पे क्वेश्चन अभी नहीं आया है, तो ये चीजें आ सकती है। ऑडिट प्रोग्राम पे एक बार आप पूछ रखा है। ठीक है, एविडेंस वगैरह, डिफरेंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं पूछा, और कोई ऐसी पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, कुछ ही पॉइंट है, कहीं से ना मिले पढ़ने को। और मैं सबसे पहले कहूंगा कि अगर आप रिविजन्स कर रहे हो ना तो सारांश उठा लो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, जो बहुत सारे क्वेश्चन थे। एंड कुछ आप भी सॉल्व करके देखो। नहीं समझेगा तो मुझे पूछ लेना, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, एंड आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और भी हमारे कई सारे कंटेंट कुछ रेडी हो रहे हैं, कुछ और नए तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करेंगे आगे। ओके, लास्ट टाइम मेरा पोस्ट जो था व्हेन थ्योरी मीट्स रियलिटी का, उसका भी जो एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड, वो इस संडे को आएगा। ठीक है, संडे को, तो आप उसको भी चेक करना। हाँ, हो सकता है मेरी थोड़ी मिस्टेक्स होंगी, तो फर्स्ट टाइम शूट करा था। ठीक है, और उसके हिसाब से थोड़ी सी लो था, बट नेक्स्ट टाइम वाले में और ज़्यादा इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप इट्स हेल्पफुल रहेगा। बाकी कुछ भी डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।